अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ही जबरदस्त नाता रहा है। वो हैं प्रोफेसर सोबती, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे 2 टर्म के लिए, और पंजाब यूनिवर्सिटी के विकास में, इसकी डेवलपमेंट में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी को उनके टाइम में एक इतनी बड़ी आर्थिक सहायता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी। ये सारी कोशिशें जो है प्रोफेसर सोबती की ओर से की गई थी। लखनऊ के बाबा भीमराव अंबेडकर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे, और उन्होंने जो है वहां पे भी बहुत बेहतरीन काम किया। बिहार के गवर्नर के एडवाइजर रहे, एजुकेशन एडवाइजर। तो ये भी एक उनका जो है बहुत बड़ा सहयोग रहा एजुकेशन के क्षेत्र में, बिहार की एजुकेशन के क्षेत्र में। और इंसा का यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है प्रोफेसर सोबती को मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके बाद से किसी को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये जो यात्रा रही, ये जो सफर रहा, किस तरह का सफर रहा, और किस किस क्षेत्र में वो जो है आगे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक्चुअली हम आए जूलॉजी डिपार्टमेंट से, क्रोमोसोम पे काम किया। उसके बाद जब पीएचडी शुरू की तो हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर जीपी शर्मा, जो इस समय संसार में नहीं है, पर उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा। जब मैंने उनसे पूछा पीएचडी किस टॉपिक पे की जाए, कहते जी ह्यूमन पे करनी है। हम पीजीआई गए, डॉक्टर से मिले, तो फिर हमने एक प्रोजेक्ट सोचा कि भारत में कंजेंटल एनोमलीज बच्चों में बहुत होती हैं, कि जो बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं, प्लस ल्यूकीमिया होता है। तो हमने ल्यूकीमिया के बारे में समझना शुरू किया। उस समय 2 आविष्कार हुए थे ल्यूकीमिया में, कि उनके मार्कर थे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, और क्राइस्टचर्च क्रोमोसोम इन द केस ऑफ लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और डाउन सिंड्रोम, ब्रैक सिंड्रोम काफ़ी हो रहा था। तो हमने उनके क्रोमोसोम स्टडी करने शुरू किए। क्या भारत में भी वही मार्कर पाए जाते हैं जो कि बाहर पाए गए? और 2 साल में हमने काफ़ी काम किया और उसमें नए नए क्रोमोसोम ढूंढे, कैरियोटाइप ढूंढे, और पीएचडी प्राप्त कर ली गई। उसके बाद डॉक्टर जीपी शर्मा के जो प्रोजेक्ट थे, कुछ हमने भी लाए, बच्चों को काम कराया, अपने हाथ से काम कराया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था कि वो पौधे जो हमारे खून में डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और साथ में कैंसर में क्रोमोसोम स्टडी करने शुरू किए। और उनके बेस पे 1977 में जब हमने अपना काम इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में पेश किया, तो हमें भारत में यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया, जो कि हर फील्ड में एक बंदे को मिलता था। और उसको पाने के बाद हमें चांस मिला यंग साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश काउंसिल। हम गए इंग्लैंड में, काम शुरू किया माउंट वर्नन हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित के साथ, और उन्होंने सॉलिड ट्यूमर पे काम किया। बहुत अच्छा काम था। हमें चांस मिला उनके पास 3 महीने काम करने का, और वहाँ नई टेक्निक सीखी। वापस आए तो आते वही काम शुरू किया। पर एज द लक वुड हैव बीन, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अमेरिका में एक फेलोशिप मिल गई
in the Comprehensive Cancer Center for the State of Florida, University of Miami Medical School. वो जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था कि वाई कैंसर इज मोर इन फ्लोरिकल्चर पीपल, क्योंकि वहाँ पे मायामी में और फ्लोरिडा में मैक्सिको वगैरह कंट्री से फूल आते थे, और वो जो फूल कल्चर को यहाँ पे भी कल्चर करते थे, तो उनमें कैंसर बहुत था। तो हमने उन सारों में एक नया टेक्निक आया था उस समय, सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज। बहुत कम लोगों ने किया था। हम उस मायामी में पहली बार टेक्निक को एस्टेब्लिश किया टिश्यू कल्चर में, और उस एस्टेब्लिश करने के बाद हमने पाया कि इनमें सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज का नंबर हाई होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो हमने उनमें प्रिकॉशन के भी सुझाव दिए, पब्लिकेशंस आई, काफ़ी इम्प्रेसिव हो गई, और हमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर से भी एक छोटा प्रोजेक्ट मिल गया। और उसमें हमने पाया कि हमने एक्स्ट्रा काम भी किया कि वहाँ में पानी में क्लोरीन बहुत डालते थे, एंड क्लोरीन डिफरेंट केमिकल्स बनाती है, तो उनसे भी कैंसर रेट बढ़ता था, और वो भी हमने छापा। मैं आपको बीच में एक टोकना चाहूंगा। कैंसर की आपने बात करी, तो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे सामने आ रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि थ्रू आउट ग्लोबली। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कैंसर के कौन कौन से कारक हैं, किस किस की वजह से कैंसर जो है खासतौर से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों को हो रहा है? सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल सिर्फ सोना उठना नहीं है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, क्या वो प्रिकॉशंस लेते हैं। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गया था ग्रीस, छोटी छोटी कंट्रीज है, 5-6 कंट्रीज गया अभी लास्ट वीक ही। तो वहां पे 4-4 शिप खड़े हैं, बोट्स खड़ी हैं, और पानी में कोई ऑयल स्पिल नहीं था। आपको नीचे पत्थर दिख रहे थे, रेत दिख रही थी पानी के नीचे। हमारे अभी बॉम्बे चले जाइए, आपको कितनी फिश की तो और दूसरी स्मेल आती है, पानी काला हुआ होता है। मतलब पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। इट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। जैसे हम यहाँ पे हमने काम भी किया, जो स्टोन क्रशर्स हैं, स्टोन क्रशर उसका जो कंटेंट सूंघ लेते हैं, उसमें भी कैंसर हाई होता है। पेंटर जो है, पेंट में वो केमिकल जाए उनमें, जैसे हम एक कपड़े पहनते हैं कि नॉन रिंकल्ड क्लोथ्स, कभी सोचा है कि उसको 3-4 बार धो लो तो रिंकल फिर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको उसमें फॉर्मलिन में धोया होता है। वो जो फॉर्मलिन है, जो वो केमिकल है जो एनेस्थीसिया में भी यूज करते हैं बेहोश करने के लिए, और वो जो केमिकल हमारे मेटाबोलाइज होता है, वो उससे भी कैंसर होता है, हाई रेट होता है। तो स्मोकिंग इज अनदर कॉज ऑफ दिस वन। देखिए, स्मोकिंग में एक और बड़ी चीज है कि स्मोक करने वाले को तो कम होगा, जो उसके पास बैठे उनको ज्यादा होगा। पैसिव स्मोकिंग हमने पाया, हमने पब्लिश भी किया, बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश है कि जो वाइफ्स ऑफ द हस्बैंड स्मोकर हस्बैंड है, दे हैव ए हाई इंसिडेंस ऑफ सर्विस कैंसर। क्योंकि उसका कारण ये है, जब कोई स्मोक करता है, वो केमिकल मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज होकर यूरिन से और बाहर भी निकल जाता है, पर बहुत थोड़ा कंटेंट अंदर रहता है। पर जब वो आदमी सीमन है, जब सीमन में डायरेक्ट मेटाबोलाइट जाता है वाइफ के सर्विक्स में, तो इसलिए कैंसर हाई हो जाता है। तो हम प्रिकॉशन नहीं लेते। बेसिकली व्हाट इज द कैंसर इट्स एंटी सोशल। हमने पेपर भी छापा था शुरू में, कैंसर इज एंटी सोशल। इसमें हर तरह का एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, एयर भी, वाटर भी, सब कुछ, पर जो आपका अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब देखिए, जो लेडीज है किचन में काम करती हैं, और किचन जब वो जल्दी, क्योंकि
ऑक्यूपेशनल है, तो वो करती क्या है, जब खाना पकाती है गैस हाई स्पीड पे छोड़ देती है। हाई स्पीड छोड़ने से क्या होता है, जो पास में एयर है, एयर की ऑक्सीजन भी बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर, नाइट्रस ऑक्साइड पैदा कर देती है। तो वो सारे इनहेल करती है लेडी, एंड दैट इज व्हाई लेडीज में कई कैंसर ज्यादा है। मतलब जो किचन के अंदर वो खड़े हाँ, होकर काम करते हैं। हाँ, दूसरा देखिए, आप बाजार में दालें लेने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, कभी सोचा है कि बेभारी सब्जी हरी कैसे होगी? बेभारी सब्जी हरी कैसे होगी? जी। घर लाते हो वो रंग पुराना निकल आता है, क्योंकि ये डाइज होती है, एजो डाइज। पहले हम यूज करते थे फूलों के कलर, अब एजो डाइज करते हैं। एजो डाइज जो है केमिकल है। अब समोसे की चटनी ले लो, कभी एक रंग आया समोसे की चटनी का, ये एजो डाइज है, चुटकी से डालते हैं। या जब रंग बाहर रंग करते हैं पगड़ियां और कपड़े, जिस पेड़ के नीचे करते हैं वहां कभी घास नहीं उगेगा, वो बैक्टीरिया जो मर जाते हैं, तो उनको कितना सूंघते हैं। सो इतने ज्यादा कारण हैं कि इनको हम कई प्रिकॉशन नहीं लेते। एक आपने बताया था कि मूंगफली जो होती है, हाँ, मूंगफली जो है उसके अंदर फंगस होता है, क्या है? फंगल होता है, एस्परजिलस, जी, और उसकी वजह से भी कैंसर होता है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट कार्सिनोजन डिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। उस जो वैसे तो था एक पॉट्स था समटाइम 80 लेट 80s में, उसने जो चिमनी होती है ना, चिमनी, तो उसके जो लोग स्वीप करते थे, चिमनी को जो कालिख लगती बाहर, उसको स्वीप करते थे। स्वीप करने से उनके में टेस्टिकुलर कैंसर बहुत हाई होता था। रीजन ये कि स्वीप में कार्सिनोजन होता है, सो वो जो निकलती है, और वो आपके पसीने से मिलके टेस्टिकल को अटैक करती है। तो इसलिए वो पहली ऑब्जर्वेशन थी। देन ये जो एफ्लाटॉक्सिन है, दीज आर द मोस्ट, नॉट मूंगफली, एनी नट उनसे होता है। ये किस वजह से जो है मूंगफली या दूसरे नट्स के अंदर जो है फंगस है ना, जी, that fungus produces a chemical which causes the cancer. जब होता क्या है, any chemical which we eat is metabolized, it produces what we call a free radical. फ्री रेडिकल पैदा करती है, फ्री रेडिकल डीएनए पे अटैक करती है, डीएनए में चेंज करती है, उससे जीन बदल जाती है। जो हमारे सब में कैंसर की जीन है, सब में है, जो नॉर्मल काम करती है, जिसको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं या एंटी ऑन्कोजीन बोलते, दो तरह के होते हैं। वो जो है जब चेंज हो जाती है तो कैंसर बन जाती है। फ्री रेडिकल्स जाके डिपॉजिट होते रहते हैं बॉडी में, फ्री रेडिकल अटैक करते हैं डीएनए पे, अटैक करने से डीएनए में चेंज कर देते हैं, और उससे या उस पे बैठ जाते हैं, तो उसको काम करने से रोकते हैं। मैनी फैक्टर्स आती है, तो वो उससे इफेक्ट होने से कैंसर ज्यादा होता है। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि पहले जब आपने कैंसर पे काम शुरू किया, अपनी रिसर्च शुरू करी, तो उस समय जो है टिश्यू कल्चर या क्रोमोसोम्स वगैरह को जो है डिटेक्ट करने का एक कोई प्रोसीजर नहीं था, लैब्स नहीं थी इतनी। तो आज की डेट में जो है बड़ा वाइड स्प्रेड लैब्स हो गई हैं और टिश्यू कल्चर और क्रोमोसोम पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह के चेंजेस हिंदुस्तानियों के ये क्रोमोसोम और टिश्यू कल्चर में, उस पैटर्न में आ रहे हैं? ऐसा है जी, ऐसा है, अब वो क्रोमोसोम वायरल लेवल पे काम पीछे रह गया। नाउ वी आर वर्किंग एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, मॉलिक्यूल लेवल के क्या, मॉलिक्यूल में क्या चेंज आती है उसको डिटेक्ट करके उसको कहते हैं बायोमार्कर। ओके, अब नए नए बायोमार्कर आ गए हैं, वो बायोमार्कर डिटेक्ट किए, इवन जब आदमी नॉर्मल है उसमें भी अगर टेस्ट किए जाए पता लग जाएगा कि कौन सा बायोमार्कर है जो कि मोर प्रोन टुवर्ड्स कैंसर है। ओके, तो बंदे को बचाया किया जा सकता है कि आप ये डाइट मत खाइए। ये आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जितने क्रूसिफरस वेजिटेबल्स है, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, और इवन सरसों का साग, ठीक है, इनमें एक कण होता है
जो कि जो फ्री रेडिकल हमने पैदा किया अंदर, उसको स्क्वेंच कर लेता है, खा जाता है, कैंसर से बच जाते हैं। जो वेजिटेबल्स हैं, मतलब ब्रोकली, गोभी और सरसों मतलब का साग। सरसों का साग में जितनी क्रूसिफरस है, ओके। तो वो सारी जो है इनमें फ्री रेडिकल होता है, वो हमने छोड़ दिया। वो वो हमने मतलब छोड़ दिया। हम जो पारंपरिक खाना था उसको छोड़ हम दिया हमने। बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। अब पिज्जा में मैदा होता है, इट गेट्स स्टक। देयर आर certain non-vegetarian foods also. When we eat, they do not pass out. They get stuck in the colon. colon में stuck होके ferment हो जाते हैं। ferment होने से उसमें कार्सिनोजन फ्री रेडिकल पैदा होता है। It attacks the cell and cause the cancer. तभी कोलन कैंसर का रेट इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। कोलन कैंसर का रेट खाने पीने की जो बहुत लाइफस्टाइल बढ़ है रहा है। जी। कोलन कैंसर पहले नहीं था, अब बहुत बढ़ रहा है। लंग कैंसर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये देखिए अभी महीना अक्टूबर का आया, धुंध शुरू हो गई, गर्मी नहीं खत्म हुई, धुंध शुरू हो गई है। अब उसमें कितनी पॉल्यूटेड एयर है, एंड देयर इट विल कॉज एस्फिक्सिएशन एज वेल कैंसर। एक आदमी ने क्या किया कि मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगा, सच्ची इफेक्ट है कि मैं तो कमरे में अगरबत्ती वो धूप जगा के पूजा करूंगा। 3-4 महीने बाद देखा कुछ बीमार हो गया। जब डिटेक्ट किया तो उसमें लंग कैंसर था, क्योंकि जितनी अगरबत्ती अब आ रही है केमिकल बेस्ड, इनमें पेट्रोलियम बेस होता है, और पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस सच केमिकल्स व्हिच आर हार्मफुल। इवन पेट्रोलियम वर्कर्स में, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशन। अगर प्रिकॉशन लोगे, मास्क पहनोगे, सब करो, तो फिर नहीं है। पर वो हम देखिए, जब मैं अभी बैठकल में था, मेरे पास एक बहुत सुंदर कपल आया, सुंदर लड़की, सुंदर हस्बैंड मेरे पास आए, कहते डॉक्टर साहब हमारी एक प्रॉब्लम है। मैं बोलो, मैं तो पति जानता नहीं था कि हमारा बच्चा अबॉर्शन हो रही है। मैं क्या काम करते हो? कहते रेडिएशन में काम करते हैं। रीजन ये है कि वो रेडिएशन का प्रोटेक्शन नहीं लगाते, लेड शील्ड नहीं लगाते, इट अटैक्स दिस सेल्स एंड कॉज इट। तो ये रेडिएशन इज नॉट एक्चुअली माइनर रेडिएशंस, माइक्रो रेडिएशंस आर मोर इफेक्टिव। माइक्रो रेडिएशन जो है, अब देखिए ये जो है, लोग जितने गोरे लोग हैं वो बीच पे बैठ जाते हैं, क्यों? अपने अपने को काला करना है। तो क्या कहते हैं उसको? सनबाथ। उनमें स्किन कैंसर हाई होता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अटैक, उनमें प्रोटेक्शन नहीं। मैं तो कहता हूँ जितने काले लोग हैं वो अमीर है, गोरे लोग गरीब है। क्यों? काले लोगों में एक कारण होता है मेलानिन, मेलानिन होता है स्किन में, मेलानिन होता है, वो गोरों में नहीं होता, तो इसलिए उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती, उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती, तो इसलिए उनमें स्किन कैंसर रेट हाई होता है। एक आपने बायोमार्कर्स की बात करी, हाँ, तो बायोमार्कर्स में मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक आम इंसान के अंदर पता लग सकता है बायोमार्कर्स के जरिए कि वो किस बायोमार्कर्स में, किस बायोमार्कर में ज्यादा प्रोन है? देखिए, आप एक तो बड़ी आसान काम हो गया, आगे हमें बायोप्सी लेनी पड़ती थी, किसी भी स्टडी के लिए बायोप्सी लेनी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हम इवन थूक से, यूरिन से, ब्लड से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या डिजीज है, क्या नहीं है। वो बायोमार्कर जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स है। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली हमारी बॉडी में देखो जो लिम्स है, इनके सेल यहाँ पे डेवलप होते हैं, यहाँ से माइग्रेट करते हैं, यहाँ पे एक अट्रैक्शन होती है इन पे, वहाँ माइग्रेट करके वहाँ लिम्ब बनते हैं। पर बीच में जैसे कणक लेके जाते हैं, रास्ते में गिर जाती है, तो वहाँ उग भी जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, पर ये यहाँ पे उगेगा नहीं। वो वहाँ पे एक पोटेंशियल होती है हर सेल में, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस।
सुसाइड, कि वो सेल जब टारगेट पे नहीं पहुंचेगा तो सुसाइड कर लेगा। ठीक है, और हमारे बॉडी में हर ऑर्गन में ये पोटेंशियल है कि कोई फालतू सेल पैदा हुआ तो वो सुसाइड करेगा, उसमें जीन्स है। अब कैंसर में क्या होता है कि जब सेल में वो पोटेंशियल एपोप्टोसिस खत्म हो जाती है किसी म्यूटेशन से, तो वो सेल को ग्रो करता है। तो हम वो जीन्स को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी जीन जो है ये एपोप्टोसिस को इंक्रीज कर सकती है कि सेल फालतू ग्रो ना करे। ठीक है ना, वो कैसे, देखो बड़ी सिंपल चीज है। हमारा हाथ जब पैदा बनता है, हाथ ऐसे नहीं होता, चपटा होता है। नाक ऐसे नहीं होता, चपटा होता है। पर इसमें से कुछ सेल में पोटेंशियल होती है, यहाँ से मरते हैं। जित वो मर के ये फिंगर्स बनाते हैं, मर के नाक बनाते हैं, कान बनाते हैं, आंखें बनाते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं सेल ना मरे तो फिंगर जुड़ी आ जाती है। बच्चों में देखा आपने। तो ये जो चीजें कौन सी, वो पोटेंशियल क्या है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम सेल बनता है, एक सेल से पूरी बॉडी बनती है, एक सेल से पूरी बॉडी बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब वो जो सेल डाइवर्ट करते जाते हैं, कोई लिवर सेल, कोई लंग सेल, कोई बनता है। अब हमें पता है कि कौन सी जीन जो है वो लिवर सेल की तरफ लेके जाएगी, सेम सेल तो कौन सी जीन जो है वो लंग की तरफ लेके जाएगी। उनके अपने अपने मार्कर्स हैं। हमने जीन डिटेक्ट कर ली। स्टेम सेल जो आजकल चल रहा है रिसर्च, स्टेम सेल में यही है कि स्टेम सेल लेके उनको उनमें वो जीन डाल के या प्रोटीन डाल के उसको उसका लंग बन जाता है, उसका किडनी बनना शुरू हो गया, उसकी ट्रेकिया बनना शुरू हो गया लैब में। कि किसी का लंग खराब हो जाए तो लंग रिप्लेस कर दीजिए उसके अपने से, क्योंकि हमें वो जीन्स पता है कि कौन सी जीन प्रॉपर लंग बनाएगी, कौन सी जीन क्या करेंगी। वो जीन वो बायोमार्कर्स है। तो वह इस तरह के हंड्रेड्स स्टेम ऑफ सेल से जो हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, तो वो प्रोसीजर अभी शायद यहाँ हॉस्पिटल्स में और इंडिया में अभी मेरा नहीं ख्याल है, यहाँ शुरू हो नहीं गया हुआ। है, पीजीआई में भी होता है। जी मेरी एक नई किताब आ रही है पूरी, जी स्टेम सेल के पूरी 29 चैप्टर की है, जी वो छाप रहा है अपना सीआरसी, जी चलेगी है छपने। जी। तो उसमें हमने सारा बताया है कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे ग्रो किया, अब क्या पोटेंशियल है और कैसे आगे चलेंगे। 29 चैप्टर की किताब है, जल्दी आ मतलब जाएगी। डिफेक्टिव जीन्स जो है बॉडी के अंदर हम्म। किसी इंसान के, अगर तो उन जीन्स को जो है स्टेम सेल्स से ग्रो करके रिप्लेस किया जा सकता है। यस, वो उसको कहते हैं जीन थेरेपी। ओके, जीन वो थेरेपी। जीन थेरेपी आ गई है कि देखिए, होता कई बार एक आदमी में जीन है, वो कम काम का स्पीड कम है उसकी काम करने की, ना उसको आर्गुमेंट किया जा सकता है उसमें एडिशन कॉपी डाल के। या एक जीन है बहुत ज्यादा काम कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको साइलेंस किया जा सकता है। वी नो व्हाट आर द साइलेंसर, व्हाट आर द एक्टिवेटर्स। ओके। तो ऑल दीज मार्कर्स आर अवेलेबल नाउ। चलिए सर, एक हम दूसरे सफर की तरफ आपके जाते हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है आपने करी वहां पे, और ड्रीम था ये प्रोफेसर बांबा का जो वाइस चांसलर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो किस तरह से ये सफर रहा? देखो ऐसा है जी। कि जब मैं अमेरिका से आया तो मेरा एक ध्येय था वे कुछ काम शुरू किया जाए। जूलॉजी डिपार्टमेंट में हमने काम शुरू किया, नए नए प्रोजेक्ट भी आए। तो कहीं से डॉक्टर बांबा को पता लग गया, तो उन्होंने एक दिन ट्रेवल कर रहे थे बाय एयर इन द मॉर्निंग। डॉक्टर वोरा जो थे डायरेक्टर थे उस समय इमटेक के, वो इन्होंने कोई बात की होगी, कहते यार मेरा तो बायोटेक्नोलॉजी बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है, चल नहीं रहा। कहते आप उस लड़के को तैयार पूछा है? मुझे किसी से पता लगा था बड़े। कहते उन्होंने आते, बिकॉज ही वाज ए मैन ऑफ एक्शन, डॉक्टर बांबा वाज ए मैन ऑफ एक्शन।
तो बुला लिया, जा डीन साहब को मिलने, त्रेन साहब को। त्रेन साहब वैसे ही बड़े सख्त आदमी थे, वेरी गुड साइंटिस्ट, वेरी गुड साइंटिस्ट, पार एक्सलेंस, क्योंकि वो परफेक्ट थे। ही वो वांटेड परफेक्शन टू बी एवरीवेयर। मैं उनके पास गया, और जा वीसी साहब ने मिलना है पंजाबी ठेठ में, तो वीसा त्रेन साहब को मिलने वापस आ गया, मिलाया, हाँ जी, अब फाइल आप ये चेक के ले जा, आग लगाते ना, या काम कर लेना। तो फिर हमने वहां से, मैं कहा जी कोई बात नहीं, हमने 6 महीने में सारा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया। हमने डिप्लोमा शुरू किया। इस डिप्लोमा को, जिसकी डॉक्टर संदीप बासु की बड़ी मदद मिली, पीजे से भी मदद मिली, और मतलब मुझे भागना पड़ा इधर उधर लोगों को मनाने के लिए। लोगों को मनाना आसान नहीं होता। तो 50 लोग आके पढ़ाते थे, थ्योरी यहाँ पे करनी, प्रैक्टिकल हमने वहाँ पे शुरू किया। एमटेक में ऐसे एमओयू भी कर लिया, तो उससे हमारे बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। विद इन 2-3 इयर्स हमने उसको डिप्लोमा को डिग्री बना लिया। पर इट वाज रिक्वायर्ड बाय डीबीटी। एडमिशन हमारी लोकल नहीं होती थी, एडमिशन हमारी सेंट्रल जेएनयू के थ्रू होती थी, तो हमें करीब मिलती थी। 17 यूनिवर्सिटी में हम पहले 3 में हमेशा होते थे, पहले में 2 में 3 में, क्योंकि जेएनयू करता था, हैदराबाद था, हम थे, चौथा बाद में ज्वाइन किया पौंडीचेरी। तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी, तो आज हमारे वो जो स्टूडेंट तब निकले थे, आज ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, टॉप इंस्टीट्यूशन में, इवन डायरेक्टर तक भी हैं। और इसके बीच में फिर बीएससी शुरू की थी, फिर लंबी स्टोरी है, पर हमने एक कमरे से शुरू, पहला क्लास लगाई जूलॉजी डिपार्टमेंट में, मैंने अपनी लैब में, हेड के सामने लैब थी। दूसरी बार कुछ क्लासें हमने जिम्नेजियम में लगाई कुछ देर, जब तक वो 2 कमरे नहीं बने। फिर हमने 2 कमरे में डिपार्टमेंट 2 साल चलाया, प्लस ग्रांट लाके वो पूरी फ्लोर बना के दी, फिर 2 फ्लोर बना के दी। डॉक्टर मंजू शर्मा केम, शी इनॉग्रेटेड दैट वेरी बड़ा, और उससे अब तो डिपार्टमेंट, फिर ये बिल्डिंग बनाई एज ए वाइस चांसलर, ये 25 सेक्टर में ये तो रहा आपका सफर डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने का। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप वाइस चांसलर बने इस यूनिवर्सिटी के, तो एक नई ऊंचाइयां इस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त करी, और उसमें चाहे उस वक्त यूनिवर्सिटी के आर्थिक हालात थे, बहुत खराब थे, और किस किस तरह की चुनौतियां उस वक्त आपके सामने थी? ऐसा है, सबसे बड़ी चुनौती थी कि कन्वेंशनल कोर्सेज चल रहे थे, पैसा नहीं था। मैंने मन में सोचा, हर डिपार्टमेंट में घूमा कि आप बताओ कि नया क्या करोगे जी, नया कोर्सेज क्या कर सकते हो जी। तो हमने 65 न्यू कोर्सेज शुरू किए उस समय, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसमें हमने 6-7 इंस्टीट्यूट्स बनाई। बेसिकली 2 मेजर इंस्टीट्यूट थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग एरियाज इन साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग एरियाज इन सोशल साइंसेज। तो हुआ क्या, 2007 की बजट में हमें पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ मिला, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट में। उसमें रिवाज था, हर साल गवर्नमेंट के बजट में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज को स्पेशल ग्रांट मिलती थी। तो हमें मिलना था 100 करोड़, पर उसमें क्या हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बीच में आ गई, वो एंसिलरी सेंटर्स साउथ में खोल रहा था, तो 50 उनको थे, 50 में सैंक्शन होके आ गया। कहते फिर मुझे बुलाया गया, क्या चाहिए, हमने प्लान ले गए, नो जी हमें तो नई प्लान चाहिए। तो आई वॉज इंटरव्यूड बाई सेक्रेटरी, यूजीसी चेयरमैन 3 times. I made presentations and then grant was released कि वो, फिर हमारा क्या हुआ, मैंने इनकी साइटेशन सारा बढ़ाई, सब कुछ किया। तो आज देखिए, इंस्टीट्यूट नैनो टेक्नोलॉजी स्पेशल ग्रांट लाए, वुमेन स्टडी का स्पेशल ग्रांट लाए, ठीक है। ये जो ये 24 सेक्टर का है, इसको हमने पूरी प्लान, हुआ क्या, दी देन गवर्नर कॉल्ड मी, भाई अगर हम 25 सेक्टर खाली कराए तो दोबारा कॉलोनी बना दोगे? मैं बिल्कुल नहीं जी। कहते कैसे करोगे? मैं करूंगा।
तो उन्होंने खाली कराई, तो मैंने प्लान बनाई कि ये 25 सेक्टर को ऐसा कन्वर्ट करें कि हमारे पास डेंटल शुरू हो चुका है एक ब्लॉक में, इंजीनियरिंग एक ब्लॉक शुरू हो चुका है, हम सारे बायो साइंसेज डिपार्टमेंट यहाँ लाते हैं, एक मैनेजमेंट खोलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट खोलने में मुझे बड़ी मदद मिली। वो थे जिनकी डेथ हो गई है, सहजपाल, डॉक्टर सहजपाल है प्रोफेसर मैनेजमेंट। सहजपाल। हाँ, हमने कहीं से पैसा नहीं लिया उनके लिए। गुरु तेग बहादुर भवन हमने लोगों से डोनेशन ली, कॉलेज भवन हमने डोनेशन ली, यूनिवर्सिटी पैसा नहीं लिया, डोनेशन ली। इसके लिए जो मैनेजमेंट का इसे अपना पैसा अपना पैसा लिया जी, अपना पैसा। हमने सारी कॉलोनीज उठाई, उठा के मैंने हाथ से अभी तक निशान है, हमने कपड़े भी निकाले, और जितनी ईंटें थी वो रोज गार्डन ले गए, वहां पे सड़क बनाई, अभी भी वही सड़क है। उसमें क्या हुआ कि मुझे RTI 63 RTI आई कि आपने फजूल का पैसा खर्चा रोज गार्डन का। मैंने खर्चा, हमने 99,000 खर्चा था सिर्फ पौधे कलकत्ता से लाने के, बाकी हमने अपना किया। फिर हमने GP शर्मा हर्बल गार्डन बनाया, वो भी झोपड़ियां थी, नहीं मतलब झाड़ियां थी, वो किया। जो है गार्डन दूसरा जो है पाम गार्डन बनाया, यहाँ पे वो दूसरा गार्डन बनाया जो गुरुद्वारे के पास, वहां तो कोबरा निकले थे, सावन में हम पूरी चने खिलाते थे उनको, खीर पूरी। तो ऐसे पता क्या है, माई फीलिंग वाज कि उस ऑलमाइटी ने आपको चांस दिया है और आप कुछ करो। तो हम लगभग 1 लाख नीम के पौधे लगा सके। अगर 15 सेक्टर जाओ, 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, कभी देख लीजिए, ग्रीन कैंपस है। तो इसको हमने 25 सेक्टर को इसलिए ऐसा किया कि अगर किसी ने कोई रिसर्च करनी है या हॉस्पिटल बनना था, 50 बेड हॉस्पिटल जिसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने बाद में, और उससे कोई सैंपल लाएंगे, यहाँ पे बायोमेडिकल स्टडी करेंगे सैंपल्स को, उनको रिजल्ट देंगे और यहाँ पे रिसर्च करेंगे, और किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है बायो इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग वाले करके देंगे, और किसी मैनेजमेंट करनी है वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करेगी। सो दिस वाज माय विजन। तो आपने बहुत करीब से काम किया इस यूनिवर्सिटी को ऊपर उठाने के, लिफ्ट करने के लिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आप लेके आए। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान की सरकार से इस यूनिवर्सिटी को और ऊपर ले जाने के लिए किस तरह के और कदम उठाने को कहेंगे, जहां पे लगता है कि आपको ये कमी इस वक्त अभी भी यूनिवर्सिटी में है? देखो, सीधी सी बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी को 32 करोड़ मिलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। 8 करोड़ 3 महीने बाद देते थे। कैसे देते थे? इट वाज ट्रबलसम। मैंने कोशिश की कि ये जो पैसा है वो सेंटर से सीधा हमें मिले जी। तो हमने फाइट किया। बाई चांस ज्वाइंट सेक्रेटरी, पहले तो या फाइनेंस सेक्रेटरी संधू साहब थे, उसके बाद दूसरे आए, बड़ी मदद की। संधू साहब ने जब ज्वाइन किया मेरे साथ वैसे ही कि ये तो वैसे ही है। Then he became friendly to me. I requested him. He made road from PGI to Sector 25 gate of his own. आज उस सड़क को बने हुए कितने 18 साल हो गए, वो सड़क हिली नहीं। हमने पैसा नहीं खर्चा, हमने पैसा नहीं खर्चा चंडीगढ़ स्टेशन, पहली बार दिया। फिर हमने मदद ली वहां पे, तो डिफरेंट घूमे डिपार्टमेंट से, क्योंकि मेरा उनको एक चीज पता लग गई थी, ये आदमी अपने आप के लिए कुछ नहीं मांग रहा, ये यूनिवर्सिटी के मांग रहा है। तो हमने लड़ाई करके उनसे जो 32 करोड़ थी उसको पार्ट ऑफ बजट UGC से बना दिया। उन्होंने 150 पे शुरू किया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा, और पेंशन को पार्ट ऑफ बजट बना दिया। तो हमने उसको एक बार मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे, तो मुझे शाम जाते ही 6 बजे फोन आया
कि विसिता वो उनकी मित्तल थी, वो आजकल यहाँ पे भी आ गई थी, कि साहब पूछते हैं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा जी प्रॉब्लम तो मेरी है, तो क्या आप कब आ सकते हो? मैं कहा जब को, परसों आ जाओ। तो मैं वहां गया, सारे सेक्रेटरीज बैठे थे, सारे फाइनेंस के, दूसरे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पीएमओ। पीएमओ, ओके। तो मैंने कहा, पर सभी सेक्रेटरी ने ना कर दी कि जी हम नहीं दे सकते, पंजाब स्ट्री हमारी सेंट्रल नहीं है, हम नहीं दे सकते ना। तो फिर वो पावर के कुछ थे, होम सेक्रेटरी गोरे से थे, तो उन्होंने कहा नायर साहब ने, अरे भाई वाइस चांसलर बाबरी मस्जिद में फंसा हुआ है, इसको बचाओ। तो मेरे पास होम सेक्रेटरी के अंदर वीसी साहब कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 80 करोड़। जाके गवर्नर साहब को कह दो कि वो नई बजट दिसंबर में आ रही है, भेज दो। मैं गवर्नर साहब को कहते, वो कौन होता मुझे ऑर्डर करने वाला? पाटिल साहब थे। मैं फिर भी मिला एडवाइजर को, बजट में चला गया। इट वाज दिसंबर 2011। तो इन द मीनवाइल मैं एमएचआरडी में कोशिश कर रहा था, जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे वहां पे, सुनील जी, वो चड्डा साहब थे, मैं उनके पीछे पड़ा रहा, अपने लेवल बसों पे भी गया, ऑर्डिनरी बसों पे भी गया, दीना जौहर को पूछना कैसे गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके पास भेज दी फाइल, जो मेन एडवाइजर इनका एडवोकेट होता है, जिसमें आजकल वो कौन है। तो मुझे सुनील जी कहते, कैन यू कम ऑन फ्राइडे इन 5 PM? मैं चला गया उनके पास, उनके पास बाहर बैठा रहा। बाद में बोला सॉलिसिटर जनरल के सॉलिसिटर, तो कहते भाई मंडे को फाइल भेज दूंगा मैं। मेरे से बात की, मैं मंडे को पहुंच गया 10 बजे वहां पे, बैठा 12 साढ़े 12 सुनील जी ने अंदर बुलाया। हाँ भाई, थोड़ा साहब को ऑर्डर डिक्टेट कर दिया 2.5 पेज का, कि वीसी साहब आए हैं, इनको 150 करोड़ अभी रिलीज करो, हमने क्लियर करवा लिया है, सॉलिसिटर जनरल से सब कुछ करा लिया है, ऑडिटर जनरल से भी करा लिया, तो लेट हिज कोलीग्स एंजॉय दिवाली। मैं थोड़ा साहब को कहते, यार अब तो 3 बज गए, यूजी चेयरमैन थे, आई प्रॉमिस कल तक पहुंच जाएगा। एंड नेक्स्ट डे बाय 11 o'clock मनी वाज ट्रांसफर्ड टू दिस यूनिवर्सिटी 150 करोड़। ओके, मैं यूजीसी से कहां से लूं? नहीं, जो पैसा यूटी पे आ गया 80 करोड़, मैं कहां से लूं? मैं ना करता रहा इनको। तो चलो फिर मुझे कहा गया कि आप ले लो, फिर मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजा, उन्होंने 80 करोड़ रिलीज कर दिया। 150 में मैंने एरियर दे दिया, सबको दे दिया, काम जो बिल्डिंग के लोन सबको दे दिया। इसके लिए क्या है कि आदमी को पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाने पड़ते हैं, नॉट फॉर योरसेल्फ। आई नेवर फॉट फॉर एक्सटेंशन, नेवर। आई नेवर फॉट फॉर माय पर्सनल थिंग, एवरीबॉडी नोज इट, वो याद अभी भी करते हैं। तो ऐसा है कि आपका अगर सेल्फ नहीं है तो चीजें आ जाएंगी, बट देन यू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स टू। हम बाबा साहब को, पाठक साहब को बकायदा स्टेज पे बुलाते थे हर फंक्शन पे, इनविटेशन लिख के देके। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि अब डेवलपमेंट हम कहाँ, कौन सी फील्ड में चाहते हैं यूनिवर्सिटी की, जिसमें लगता है कि स्टिल यूनिवर्सिटी इज लैकिंग? यस, देखो हमें स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे जी, वो एरिया स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे जो हमारे चल पड़े हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी को हमें बहुत करना पड़े, AI नाउ हर चीज का, चाहे बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, AI इज ए सेंटर। हमें हाउ वी सेंटर, वी आर डूइंग इट, देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट, मेनी पीपल आर डूइंग गुड वर्क देयर, पर वो फोकस्ड करें, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उन लोगों को। एक पंजाब सरकार का जो रोल रहा है हमेशा यूनिवर्सिटी को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक अपनी तरफ से बढ़िया हेल्प करी, लेकिन पंजाब का हमेशा से एक प्रॉब्लम रही कि पूरा बजट नहीं मिला वहां से। वो हमने काफी फाइट किया जी,
मुझे अफसोस है हम्म, कि मुझे प्रेशराइज करके कोनी सेंटर शुरू कराया गया। हम्म, इट वॉज प्रॉमिस्ड कि हम 5 करोड़ हर साल देंगे, हम्म, पर वो उन्होंने नहीं दिया। देखो ऐसा है, हम्म, यूनिवर्सिटी हैज ए गुड फ्यूचर, हम्म, इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड, हम्म, इट हैज गुड फैकल्टी हम्म। एंड गुड प्रोस्पेक्टिव्स। तो यूनिवर्सिटी के यंग टीचर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे यंग आप? टीचर ये है कि दे शुड वर्क ऑन द फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स। हम क्रोमोसोम से निकल के आज स्टेम सेल की बात करते हैं, आज एआई की बात करते हैं, तो ऐसे ही ग्रो करना, चेंज, प्रोलिफरेट एंड चेंज। जैसे डेवलपमेंट का प्रोसीजर है कि डिवाइड करते हैं सेल, डिवाइड करके चेंज करते हैं अपने आप को, तो वो चेंज लानी पड़ेगी। ये नहीं कि ये करूं जो मैंने काम किया मेरा स्टूडेंट वही काम करे, वैसे नहीं चलेगा। सर आज आप भी देखिए जी 2018 के बाद आने का जब कोविड आया, जी मेरे मन में मैं क्या करूं, मैंने कोविड पे एक प्रोजेक्ट भेजा, अप्रूव हो गया आफ्टर 2-3 रिविजन। उसके बाद मैंने 38 बुक्स लिख दी हैं 2018 के बाद। ये किताबें सब उसके बाद लिखी है। मैं कोविड से शुरू हुआ, 6 किताबें लिखी। वहां पे अम्बेडकर पे, आई वॉज नॉन अम्बेडकराइट, आई रोट 7 बुक्स ऑन अम्बेडकर। तो आपको सोचना पड़ेगा, स्पेंड मोर टाइम। पर हम इंटरनेट के स्लेव ज्यादा है। इंटरनेट भी हम जैसे लोगों ने बनाया, विच इज दैट सो मच इट्स नथिंग करेक्ट, ऑलवेज इट्स नॉट करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं होता। आपको अपने ग्रे मैटर को ज्यादा यूज करिए। ग्रे मैटर, अगर व्हाट्सएप देखोगे तो आपको 90% लोग डॉक्टर मिलते हैं, 90%, पर वो नहीं है। फैक्ट्स रिमेन दैट यू हैव टू यूज योर ओन ग्रे मैटर। अब ये एक बंदा जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसके सिर्फ 34 पेपर है, सिर्फ 34 पेपर, और मेरे ख्याल सारे 100 भी उसकी वो नहीं है साइटेशंस। ही हैज गॉट इट बिकॉज ही हैज अप्लाइड हिज ब्रेन कि एक जीन को मैं टारगेट करूं, उसी के ऊपर काम किया। उस पे काम किया, गॉट नोबेल प्राइज। यूज योर ब्रेन and change your attitude. Nobody will help you unless you help yourself. ऑब्स्टेकल्स आएंगे रास्ते, मेरे हर मोमेंट पे अड़चने आई, हर मोमेंट पे, राइट फ्रॉम लेक्चरशिप अड़चने आई, पर चलता रहा। कोई अड़चन आती है ऑब्स्टेकल, आई टेक इट एज ए व्हाट यू कॉल फ्यूचर। बीइंग ए वाइस चांसलर, जब आप वाइस चांसलर रहे तो किस किस का जो है एक कहेंगे कि सहयोग आपको मिला जिसको आप याद करना चाहेंगे? देखिए सहयोग सबका मिलता है जी। मैं नेगेटिव सहयोग को भी पॉजिटिवली लेता हूँ। आई टुक पॉजिटिवली। अगर 2012 मुझे काम करने को मिल जाते 6 महीने, जो मैंने नहीं किया, तो मैं कहीं कहीं यूनिवर्सिटी वाज डिक्लेयर्ड इन अ वेरी गुड फ्यूचर, द ओनली लास्ट सिग्नेचर्स वर टू बी डन। सेनेट में ये कहा गया कि वीसी साहब झूठ बोलते हैं, तो आई स्टॉप्ड वर्किंग। सेनेट को लेके ही एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सेनेट का स्ट्रक्चर अब जो चेंज किया गया है, तो इसको किया आप तो नहीं है, किया या नहीं किया, उस देखो दिशा के अंदर जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखो सेनेट नीड्स अ रीहॉलिंग, इट्स नीड्स अ रीहॉलिंग, दैट इट शुड हैव all academicians, which are academicians are good administrator also. तो उसमें सोसाइटी के होने चाहिए, सोसाइटी के बंदे, बट नॉट द टाइप ऑफ सेनेट वी हैव। इट हैज टू बी मॉडिफाइड। आई एम नॉट हैप्पी विद इवन मैनेजमेंट बोर्ड्स आल्सो, वहां पे भी बड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है। बट सच एकेडमिक बॉडी जो है, वे शुड हैव एकेडमिक विजन, वो बॉडी बननी चाहिए, और जो वीसी को गलत कामों से रोके और ठीक कामों के लिए सहयोग करे और नई नई चीजें बताए, नई चीजें बताए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रिसर्च यहाँ पे यंग साइंटिस्ट या जो दूसरे साइंटिस्ट करते हैं, प्रोफेसर करते हैं, तो वो रिसर्च कहीं बहुत बड़े लेवल पे कहीं पे मान्यता मिल पाती हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। इसमें एक चीज जो हो रही है जी, everybody is bothered about citations. जी,
मैंने बात किया नोबेल प्राइज विनर जो है, he never bothered citations. He worked focusedly and he got it. तो फोकस काम करें, ना कि साइटेशन पे भागे। ये जो आजकल प्रमोशन देनी है, इतनी साइटेशन ये होते हैं, वो साइटेशन नेगेटिव भी होती है उसमें। ये कोई जरूरी नहीं आपकी साइटेशन पॉजिटिव है, उसको वैल्यूएशन नहीं होती। अब इंसान है उसको मान्यता नहीं देती, पर हमारे प्रमोशन में उसकी मान्यता है। तो मतलब आपका कहना है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में जहां पे भी काम करें तो एक फोकस्ड काम करें, और एक अगर डिपार्टमेंट है जी, तो बेसिकली हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हु आर द परफॉर्मर्स, गुड परफॉर्मर, उनको वो ड्यूटी दो, जो दूसरे कम है उनको दूसरी ड्यूटी दो। जी 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 जी। वी एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू हैव ए उल्लू की आंख होनी चाहिए, आउटलाइन, कि कौन सी चीज मैंने चुनना है विदाउट माई पर्सनल, कि मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा हो रहा है। वैसे ऐसी बात नहीं है, हो रहा है, पर वी हैव टू मोर प्रोएक्टिव फॉर द इंस्टीट्यूट, क्योंकि कंपटीशन अब 8 यूनिवर्सिटीज बाहर वाली यूके की यहाँ से कैंपस खोल रही है इंडिया में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर बन रही है। क्या होगा? तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर, जिनका कहना है कि बायोमार्कर्स जो है कैंसर के फील्ड में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और कैंसर के फील्ड में बहुत तरक्की हो चुकी है। हिंदुस्तान के अस्पताल फॉर प्रेडिक्शन, फॉर diagnosis and also follow up and treatment. Biomarkers have all 4 roles to play. सोपती साहब का कहना है कि सेनेट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसका एक अहम रोल है। एकेडमिक से जुड़े हुए लोग जो है इस सेनेट के अंदर शामिल होने चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी के हितों का ज्यादा ख्याल रखें। तो ये कहना था पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर सोपती का। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।